Good morning students. I Sheelu welcome you all. हम लोग लास्ट क्लास में पॉपुलेशन कर रहे थे और हमारा आज और कल की क्लास में भी पॉपुलेशन ही चलने वाला है। तो अभी हम जो इसके कॉम्पोजिशन में पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में, उसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हेल्थ इंडेक्स, यानी कि स्वास्थ्य सूचक। जो स्वास्थ्य सूचक है अगर हम देखें तो ये मानव विकास का एक बहुत प्रमुख अंग है। इसको मापने के लिए हम जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, पोषण स्तर और जीवन प्रत्याशा के रूप में कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे सबसे पहले मृत्यु दर क्या होती है, तो मृत्यु दर जो है, मृत्यु दर की गणना प्रतिवर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की संख्या के रूप में की जाती है। जी हाँ, हर साल 1000 व्यक्तियों में कितने लोग ख़त्म हो गए हैं उसमें देखा जाता है। ऐसा देखा गया है कि स्वतंत्रता के बाद जैसे जैसे हेल्थ सर्विसेज इंक्रीज़ हुई, जो न्यूट्रिशन इंडेक्स है, न्यूट्रिशन रेट है, वो इंक्रीज़ हुआ, वैसे वैसे भारत में डेथ रेट काफ़ी कम हुई है। अगर आप लोगों ने भी, हमने पॉपुलेशन ग्रोथ देखा था, तो पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर जब मैंने आप लोगों को बताया था, हमने बिफोर 1951 वाला जो एक फ़ेज़ देखा था पॉपुलेशन ग्रोथ का, वहाँ पर एक ये चीज़ बहुत थी कि बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा थी और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा थी। डेथ रेट ज़्यादा होने का कारण से उस समय पर स्वास्थ्य सेवाओं में कमी थी, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंसी स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी उन्नति हुई है, जिसके कारण से डेथ रेट में काफ़ी कमी आई है। अगर हम डेथ रेट का आकलन करें 1951 से, तो हम देखेंगे कि भारत में जो डेथ रेट 1951 में जो 25.1% थी, वो 2011 में सिर्फ 7.43% रह गई, यानी कि 25 से कम होकर के 7 पर आ गया है। ये बहुत अच्छा इंक्रीमेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी कि शिशु मृत्यु दर, यानी कि प्रतिवर्ष प्रति हजार जीवित जन्मे बच्चों में से 1 वर्ष से कम उम्र के मृत शिशुओं की संख्या। जी हाँ, जितने बच्चे जन्मे और उन जन्मे हुए बच्चों में से भी जो 1 साल तक बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, वो शिशु मृत्यु दर में का आते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी स्वतंत्रता के बाद में शिशु मृत्यु दर में काफ़ी कमी हुई है। अगर हम देखेंगे तो 1951 में शिशु मृत्यु दर जो थी वो 148 थी, ये घट करके अब सिर्फ 57 रह चुकी है, यानी कि ये जो संख्या है वो प्रति हजार जीवित जन्मे बच्चों की है। तो तब प्रति हजार में से 148 तो ख़त्म हो ही जाते थे, अभी जो है सिर्फ 57 रह गए हैं। 2006 का आंकड़ा ये। फिर है चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि बाल मृत्यु दर, प्रति हजार 0 से लेकर के 4 आयु तक के बच्चों में से मृत बच्चों की संख्या। डेथ रेट जो है वो हम नॉर्मल डेथ रेट ले रहे हैं। इन्फेंट है 0 to 1 ईयर ले रहे हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी है दैट इज़ 0 to 4 ईयर्स। उसके बाद में आती है बर्थ रेट, यानी कि 1 साल में 1000 जनसंख्या पर कुल जीवित बच्चे जन्मों की संख्या। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी गिरावट आई है। 1951 में ये 40.8 प्रति हज़ार थी, जो 2011 में आकर के 20.6 प्रति हज़ार हो गई है, लेकिन अभी भी बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा है। फिर है पोषण, न्यूट्रिशन। 1951 में अगर हम देखेंगे तो प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता जो थी वो 394.9 ग्राम्स प्रतिदिन थी। 2001 तक में तो इसमें बहुत कमी हुई थी, हम देखते हैं। लेकिन ये 2001 में अगर हम इसको देखेंगे तो स्पेशली 2001 के अंदर जो है इसमें काफ़ी कमी हुई थी, और ये जो कमी थी वो 62 ग्राम प्रति व्यक्ति घट करके 26 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गई थी। जो न्यूट्रिशन रेट है ये हम लोग देख रहे हैं 1951 से 2001 में काफ़ी कमी हुई है। फिर है जीवन प्रत्याशा, यानी कि जीवन औसत आयु जितना एक मानव जीता है उसको हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। अगर हम देखेंगे तो जिन देशों में जो वो होती है
जो भारत है उसमें अगर हम देखेंगे जीवन प्रत्याशा जो है वो कम होने का जो प्रमुख कारण है वो शिशु मृत्यु दर का अधिक होना है, क्योंकि शिशु मृत्यु दर ज़्यादा होती है जिसके कारण से लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो है वो अधिक ज़्यादा हो जाती है। और जीवन प्रत्याशा अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं जो मेल है वो जीते हैं लगभग 63.3 वर्ष तक, 63.87% तक। जो महिलाएं हैं वो जीती हैं 66.91 तक, और जो टोटल है वो है 65.3 ईयर तक। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हुआ, जिस आयु में यानी कि औसत आयु में जिस पर मनुष्य मरता है। और अगर हम देखेंगे तो ये मेल फीमेल में अलग अलग है। फीमेल्स का नियर बाय 66 ईयर्स है और मेल्स का ये 63 ईयर्स है। अब हम बात करते हैं रिलीजियस कॉम्पोजिशन की। भारत में अगर हम देखें तो बहुत सारे अलग अलग धार्मिक समुदाय हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म प्रमुख हैं। इसके अलावा हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन ये प्रमुख धर्म हैं, और इन सभी धर्मों का जो उद्भव है वो भारत को माना जाता है। इसके अलावा अब हम देखेंगे रिलीजियस कॉम्पोजिशन में 2001 के आंकड़े हैं ये। अगर हम सबसे ज़्यादा देखें तो यहाँ पे हिंदुओं की संख्या है जो कि 79.8% है, और अगर हम इसको राज्यवार देखें तो हिमाचल प्रदेश में हिंदू सबसे ज़्यादा हैं भारत में, नियर बाय 95.4%, और मिज़ोरम है जहाँ पे हिंदू सबसे कम है, वहाँ पर सिर्फ 3.6% है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी धार्मिक आबादी वाला समुदाय आता है वो है हमारे पास मुस्लिम जो है वो 14% है। अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय वाला राज्य तो वो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद में बिहार, और उसके बाद में बंगाल का स्थान आता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे सबसे कम मुस्लिम समुदाय का तो वो है मिज़ोरम। फिर आ जाता है ईसाई धर्म, क्रिश्चियन। अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास है लगभग कुछ बुक्स में जो है 2% भी दिया हुआ है, लेकिन मैंने जो आंकड़े लिए हैं वो 1.7 है। अब ये जो आंकड़ों का थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है वो हमारे पास में फाइनल आंकड़ों का भी और प्रीवियस जो आंकड़े हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ बुक्स के अंदर 79 को पूरा 80 लिखा हुआ है, 14.2 इज़ कंसिडर ओनली 13, तो थोड़ा सा कॉम्पोजिशन में डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यू कैन से नियर बाय 2% जो है हम लोग देखेंगे ईसाई समुदाय है। ईसाई समुदाय अगर हम देखते हैं तो केरला जो है नंबर 1 पे है, और अगर हम देखते हैं केरला के बाद में नागालैंड का स्थान आ जाता है। उसके बाद में मिज़ोरम में 87% तक जो पॉपुलेशन है वो ईसाई धर्म की है। उसके बाद आ जाता है सिख। जो सिख धर्म है वो हम लोग देखते हैं 1.3% है, और यहाँ पे सिख जो है सबसे ज़्यादा 70% पंजाब में रहते हैं। उसके बाद चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू, राजस्थान ऐसे हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में सिख निवास करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा समुदाय है वो आ जाता है बुद्धिस्ट, जो कि 0.7% है। अगर हम बुद्धिस्ट देखेंगे तो टोटल पॉपुलेशन का 0.77 पॉपुलेशन जो है बुद्ध धर्म वालों की है, और महाराष्ट्र में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। और अगर हम देखेंगे सिक्किम भी जो है उस महाराष्ट्र के बाद में सिक्किम है, मिज़ोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, और लद्दाख है, धर्मशाला, इस पर हिमाचल में काफ़ी संख्या में बौद्ध समुदाय के लोग पाए जाते हैं। फिर है जैन जो है वो अगर हम लोग देखते हैं 0.4% है, और जो जैन है सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, उसके बाद राजस्थान में, गुजरात में, फिर दिल्ली में है। नेक्स्ट जो है हमारे पास में अदर दूसरे आ जाते हैं जिनके पास में पारसी जिसमें इंक्लूडेड है। ये हमारा पूरा है रिलीजियस कॉम्पोजिशन, लेकिन इसके अंदर जो दो मुख्य रूप से बड़े समुदाय हैं वो है हिंदू और मुस्लिम समुदाय, जो कि भारत में काफ़ी संख्या में निवासित है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है
पॉपुलेशन में ही, वो है शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि भारत की अनुसूचित जनजातियाँ। भारत में लगभग 550 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। अगर हम देखेंगे 1951 की जनगणना के अनुसार तो भारत में 5.6% जो भाग था वो जनजातीय था, और 2001 की जनगणना के अनुसार ये भाग काफ़ी बढ़ गया है, जो कि कुल जनसंख्या का 8.6% भाग हो गया है। अनुसूचित जनजाति जो है वो ग्रामीण और शहरी दोनों भागों में है। ग्रामीण क्षेत्रों की कुल आबादी का 11% जो भाग है वो हमारे पास में अनुसूचित जनजाति का है, और शहरी भाग का जो 2.8% भाग है वो अनुसूचित जनजाति का है। इसके अलावा हम देखेंगे 2001 से 2011 में भारत की कुल आबादी के अंदर जो दशकीय वृद्धि हुई है, 10 सालों में जो वृद्धि हुई है, दैट इज़ 17.64%, और इस अवधि में जो कुल जनजाति बढ़ी है, टोटल जो ट्राइबल पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हुई है दैट वाज 23.7%। इसमें से जो ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की जो दशकीय वृद्धि है वो 21 है, हम देखते हैं, और जो शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक 49% है। अब हम लोग देखते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैविंग मैक्सिमम रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अगर हम सेंसेक्स देखेंगे यानी कि 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का जो अनुपात है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो हम देखते हैं ये सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप में, दैट इज़ 94.8%, देन इट इज़ इन मिजोरम दैट इज़ 94.4%, next is Nagaland that is 86.5%, next is Meghalaya that is 86.1%, and then अरुणाचल प्रदेश इसमें रहता है 68.8%। उसके बाद में हम बात करते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार ही न्यूनतम अनुसूचित जनजाति और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि न्यूनतम हम देख रहे हैं, इसमें हम देखते हैं तमिलनाडु दैट इज़ हैविंग ओनली 1.1%, बिहार 1.3% ओनली, केरला 1.5%, उत्तराखंड दैट इज़ ओनली 2.9%। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी भी हैं जहाँ पर जनजातीय देखेंगे, जनजातीय जनसंख्या 0 है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे स्टेट वाइज पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश में 14.70 है, महाराष्ट्र में 10.10 है, उड़ीसा है 9.20, राजस्थान परसेंटेज है हमारे पास में यहाँ पे जो पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे नेक्स्ट, तो हम लोग देखते हैं सेक्स रेशियो शेड्यूल्ड ट्राइब, तो हम लोग देखते हैं अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात। अगर हम 2011 के आंकड़ों को देखें तो भारत का जो लिंगानुपात है 943 है, जबकि अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात जो है वो 990 है, एंड दैट इज़ वेरी गुड। अगर हम देखेंगे कि 0 से लेकर के 6 एज ग्रुप में लिंगानुपात पूरे भारत में 919 था, हमने जब देखा था सेक्स रेशियो, और यही शेड्यूल ट्राइब में अगर हम चिल्ड्रन सेक्स रेशियो देखें दैट इज़ 957। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सेक्स रेशियो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये गोवा में जो है 1046 है, केरला में 125 है, अरुणाचल प्रदेश में 132 है, ये हम पहले बात कर चुके हैं, शेड्यूल ट्राइब की है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, और अगर हम देखेंगे शेड्यूल ट्राइब का जो लोएस्ट सेक्स रेशियो है वो है जम्मू कश्मीर में, वो है 924। इसके बाद में हम बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब की लिटरेसी की, तो जो लिटरेसी है शेड्यूल ट्राइब्स में अगर हम देखेंगे तो भारत की साक्षरता कितनी हमने देखी थी 72.99%, और अगर हम शेड्यूल ट्राइब की देखेंगे दैट इज़ 59.0%। स्टेट वाइज अगर हम देखें तो जनजाति जो है वो सर्वाधिक लिटरेट है मिज़ोरम में, दैट इज़ 91.7%, और लोएस्ट है आंध्र प्रदेश में, दैट इज़ 49%, और जो केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप भी जो है वहाँ पर भी सर्वाधिक है, दैट इज़ 91.7%। इसके बाद में कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं जिन्हें हमें आने चाहिए, जिसकी मैंने आपको लिस्ट दी हुई है। आप ये सारे नाम एक मैप बनाने के साथ
इनको लोकेट करते जाओगे। अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की जितनी भी मेजर ट्राइब्स है अरुणाचल प्रदेश के मैप में आप लिखोगे। आसाम है, आसाम की चकमा है, मिकिर है, ये जितनी भी जनजातियाँ आसाम वाले मैप में लिखोगे। तो ये पूरी लिस्ट दे रखी है, ये सारी स्टेट्स हैं और आप स्टेट्स के साथ में यहाँ पे ये जो मैंने है मेजर ट्राइब्स दे रखी हैं, ये पूरी टेबल है जिसका आप खुद से मैप बनाओगे और आपको मुझे ये दिखाना भी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज की क्लास में हमने शेड्यूल ट्राइब था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शेड्यूल कास्ट पढ़ेंगे और उसी के साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।